हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरा बेटा 15 मिनट्स में कोशिश करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉर्ट रिवीजन कर दे, जहां पर जो पेपर्स में जो भी टॉपिक्स आते हैं उसका एक फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो चलो यार, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं मेरे बच्चे। और हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है जहां से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल मेरा बेटा, दैट विल बी अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरली आई से डिनोट करते हैं, दैट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज अ करंट। यानी अगर हम चार्ज को डिफरेंशिएट कर दे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसके ऊपर टाइप 1 क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? यहां पर चार्ज आपको दे देगा, चार्ज आपको इस डिफरेंट मतलब इस फॉर्मेट में दे देगा, वेरिएबल चार्ज है जो टाइम के साथ साथ बदल रहा है। अब आपको आई पूछेगा कि 2 सेकंड पर आई की वैल्यू बताओ, क्या क्या होगा। या हो सकता है आपसे आई एवरेज पूछ ले, या हो सकता है आपसे आई एवरेज पूछ ले। तो अगर आपसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछता है, 2 सेकंड पे करेक्ट टाइम पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, डिफरेंशिएट करना होगा आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर आप यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर टी की वैल्यू रख देते हैं तो आपको यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। बट अगर वहीं पर आपसे आई एवरेज पूछता है तो आपको आई एवरेज के लिए क्या करना है, वहां पे टाइम गिवन होगा, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। मान लीजिए उसने कहा कि 2 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में, तो आप यहां पर क्या करेंगे, पहले T की वैल्यू 2 सेकंड पे निकाल लो, T2 रख के, फिर T12 रख के निकाल लो, फिर 12 में से 2 माइनस कर दो, यहां पर आई एवरेज करंट आ जाएगा। तो आप एक काम करो, फटाफट कमेंट करके बताओ कि अगर मैं टाइम की वैल्यू 2 सेकंड से 8 सेकंड दे रहा हूं तो उसके बीच में करंट की वैल्यू यानी एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होगी। अब इसके बाद टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल पे ऐसा पूछा जाता है कि हमें करंट गिवन हो सकता है और हमसे चार्ज पूछा जा सकता है कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। तो हमें पता है बेटा आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको याद रहना चाहिए, चार्ज गिवन है, करंट निकालना है, डिफरेंशिएशन करो, करंट गिवन है, चार्ज निकालना है, इंटीग्रेशन करो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एग्जाम में जरूर आ जाता है मेरे बच्चे। कई बार ये हॉट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो आप इसे मिस मत करके जाइएगा। एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट्स एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स ने गेट की होती है। देखो क्या है, एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड टू द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितनी स्पीड से हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जनरली बेटा इसका फॉर्मूला वीडी इक्वल टू ए टाउ भी आता है, ए इज अ एक्सेलरेशन। तो इसकी डेरिवेशन आप प्लीज कर लीजिएगा, इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाती है। डेरिवेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है? मोबिलिटी इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ई एम टाउ, ई एम टाउ। तो अब क्या हुआ, ई से ई कट गया तो ई टाउ अपॉन में एम बच गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड होती है मेरे बच्चे। अब यहां देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है मेरे बच्चे, कई बार आ चुका है, तो प्लीज आप इसे मिस मत करिएगा। एंड साथ में रिलेशन की बात करें तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसकी डेरिवेशन देखना। ये करंट है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर हम इसे मोबिलिटी के टर्म्स में देखें तो मोबिलिटी के टर्म्स में वीडी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां देखो हम लोगों ने वीडी को क्या लिखा, देखो वीडी अपॉन में ई इक्वल टू म्यू। तो हम यहां कर सकते हैं वीडी इक्वल टू म्यू इंटू में ई, म्यू इंटू में ई, म्यू इंटू में ई। अब यार यहां से डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बहुत सारी चीजें ड्राइव हो सकती है मेरे बच्चे, तो आप इसे मिस मत करिएगा, प्लीज प्लीज डोंट मिस इट। यहां पर E इक्वल टू वी बाई एल, तो आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल करंट डेंसिटी, ये वाला टर्म मत छोड़िएगा,
करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए और I इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। डोंट मिस इट मेरे बच्चे, डोंट मिस इट। ये करंट डेंसिटी, तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, ये यहां पे मिस हो गया था तो मैंने इसे यहीं पे डाल दिया। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम लोग ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आर आई। आर यहां पे रेजिस्टेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना आर कभी भी वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, आर हमारा कांस्टेंट होता है। अब बेटा यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वी और आई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, यानी जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को शो करता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, जैसे कि एग्जांपल सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो हमारा बेटा ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई शो नहीं करता। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहता है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। यानी जब भी हम करंट सप्लाई करते हैं किसी भी अप्लायंसेस में तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, इसको फॉर्मूला कैलकुलेट करने का ये है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अच्छा यहां पर जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो जे जूल कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू होती है 4.18 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर कैलोरी, किलो पर कैलोरी। अब यहां ध्यान से सुनो, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन में जे। यहां से हम ये सारे टर्म्स कर रहे हैं। अब यहां पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करोगे, v इक्वल टू आई आर रख के यहां से ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, जहां पे v हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। अब इसी तरीके से पावर क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, यानी कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। तो w अपॉन में t, दिस इज अ पावर, एंड VIT हमारा फॉर्मूला होता है वर्क का। वहां पे क्या करेंगे हम, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो VI आएगा, आई स्क्वायर आएगा एंड वी स्क्वायर बाई आर आएगा। बेटा ये कुछ ऐसे ही मिलता जुलता दिख रहा है आपको, यानी हीट अपॉन में टाइम करके। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला होने वाला है जिसकी यूनिट हमारी वॉट होने वाली है मेरे बच्चे। इसके बाद फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो मेरा बेटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आर इज इक्वल टू रॉ एल बाई ए आएगा। रॉ हमारी रेजिस्टिविटी होती है बेटा। रेजिस्टिविटी एक ऐसा मटेरियल है जो ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होती है। पर रेजिस्टेंस वहीं पर लेंथ और एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। रेजिस्टिविटी के बाद अगर देखें तो इनका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर काफी बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो डोंट मिस इट बेटा, इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल करेंगे। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट और रॉ टी इक्वल टू रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आपको बता दूं रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर, अल्फा लीनियर कोफिशिएंट। अब टी इज अ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डोंट मिस इट, आपके ऊपर, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने होंगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अब याद रहे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अब मैंने VI ग्राफ बनाए दो तरीके से, एक बार V को y एक्सिस में रखा, I को x एक्सिस में। यहां पर I को मैंने y एक्सिस में रखा, इसको x एक्सिस में रखा, दोनों ग्राफ बनाए। अब मैंने यहां पे tan थीटा निकाला। tan थीटा एक्चुअली में स्लोप को इंडिकेट करता है, तो ये स्लोप दिखाई दे रहा है आपको। तो स्लोप क्या हुआ, tan थीटा V अपॉन में I, V अपॉन में I। अब V अपॉन I क्या होता है, R हो जाता है। रेजिस्टेंस यानी स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसका थीटा जितना ज्यादा बढ़ा उसका स्लोप उतना बढ़ा, यानी स्लोप बढ़ा मतलब आर बढ़ा। यहां पर tan थीटा इक्वल टू आई अपॉन में वी, दैट विल बी 1 बाई आर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसके ऊपर दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कैसे, मैंने फिर VI ग्राफ दे दिया, मैंने पूछा इन दोनों में से T1 और T2 में से किसका टेम्परेचर बढ़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सेम IV ग्राफ कर दिया और मैंने पूछा कि किसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो आपको पता है यार, अगर VI ग्राफ है तो स्लोप R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो यहां पर क्या होने वाला है, R2 बड़ा होने वाला है R1 से और T2 बड़ा होने वाला है T1 से। सेम यहां पर क्या है, यहां उल्टा हो जाएगा, R1 R2 और T1 T2 से। डन मेरे बच्चे, मेरी वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस होता है G रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये टर्म्स याद रखने का मेरे बच्चे। अब आता है सेल, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द हॉट टॉपिक क्या होता है हमारा, सेल। सेल को आप मिस नहीं कर सकते बेटा, सेल पर डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है हर साल।
सेल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग सेल कहते हैं मेरे बच्चे। अब यहां पर सेल का डायग्राम ये है, ये पूरा सेल होता है मेरा बच्चा। यहां पर ये आर जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल जो खुद रेजिस्टेंस पैदा करता है उसी को हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं मेरे बच्चे। तो इसे आर से डिनोट करते हैं। अब यहां दो कंडीशन दी हुई है, एक बार सेल से करंट निकलती हुई दिखाई दे रही है, एक बार सेल में करंट जाती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी कैसे? एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू जा रही है। तो अगर यहां पे एक इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी हमारा टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई हमारा ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल तो ऑफ द बैटरी। V इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू ई प्लस आई आर। जब सेल चार्ज हो रहा हो यानी सेल के अंदर करंट जा रहा हो तो इक्वेशन बनेगी V इक्वल टू आई प्लस आर। जब सेल से करंट निकल रहा हो तो इक्वेशन बनेगी V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डोंट मिस इट। जब हम सेल को कंबाइन करेंगे सीरीज के अंदर और हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स है तो सीधा सीधा फॉर्मूला आने वाला है ई नेट अपॉन में आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल। ई नेट का मतलब जितने भी ईएमएफ है वो सबको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 है तो 10 इंटू ई, जितने मान लीजिए मैंने कहा 12 वोल्ट के मैंने 10 सेल ले लिए तो क्या करोगे 10 इंटू 12 कर देना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एन इंटू आर, एन इंटू आर का मतलब है कि जितने भी आपने सेल लिए थे 10 लिए थे 10 और उनके जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो? करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। प्लीज इन पे क्वेश्चंस करके देख लेना एक बार। अब मैंने ना m आइडेंटिकल सेल पैरेलली मान लिए। अब n आइडेंटिकल सेल अगर पैरेलली मारो तो याद रखना ध्यान से कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो ई नेट जो आएगा वो ई के बराबर ही आएगा। आर एक्सटर्नल आर है और आर इंटरनल आर बाई एम है। एम मतलब जितने भी मैंने पैरेलली रेजिस्टेंस लिए हुए हैं उन सब की वैल्यू, मतलब 10 लिए हुए तो 10, 2 लिए हुए तो 2, 5 लिए तो 5। तो हम यहां से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। याद रहना चाहिए कि आर एक्सटर्नल छोटा होना चाहिए, आर अपॉन एम इंटरनल बड़ा होना चाहिए। इसके बाद हमारा क्या होता है कि अगर सेल को हमने एन एम कंडीशन में डाल दिया, एन एम मतलब यहां पे सीरीज में भी सेल्स है और पैरेलल भी लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर करंट का सीधा सीधा फॉर्मूला आने वाला है एन इंटू ई आर प्लस एन आर अपॉन में एम, एंड दैट विल बी द फॉर्मूला। याद रहेगा, यहां पे मैंने बता दिया एम रॉस इन पैरेलल है, एन जो है वो सीरीज में है। तो हमारे पास अगर आर एक्सटर्नल आर इंटरनल के बराबर होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। इसके ऊपर बस एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर मान लो दो सेल डिफरेंट ईएमएफ के गिवन है और डिफरेंट रेजिस्टेंस गिवन है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होने वाला है ई, टोटल ई फाइंड आउट करने का, E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2। यहां से हमें टोटल ईएमएफ मिल जाएगा और इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो वही पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, R1 R2 R1 प्लस R2। अब यहां पर आता है केसीएल और व्हीट स्टोन ब्रिज। मैं आपको बताऊं, अगर मुझसे इंपॉर्टेंट पूछो तो आप केसीएल, व्हीट स्टोन ब्रिज और सेल, ये तो आप मिस मत करिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यूज में आए होंगे वो आप छोड़ के मत जाइएगा। केसीएल में पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। जितना भी करंट होने वाला है जंक्शन पे वो जीरो आने वाला है। दो टोटल सम ऑफ द करंट की वैल्यू क्या ले ली मैंने, जीरो ले ली। अगर मैंने इन जाने वाले करंट को पॉजिटिव माना है और आउट आने वाले को नेगेटिव माना है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा और जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। यह हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड लॉ कहता है मेरे बच्चे, एक क्लोज सर्किट में जितना भी पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल का सम जो होगा वो बिल्कुल जीरो होने वाला है। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल जीरो होने वाला है। अच्छा, पेपर में कई बार पूछा गया है कि प्रूफ करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है ये, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप मिस मत करिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है और चारों रेजिस्टेंस एक पी वाई क्यू और आर बाई एस के रेशियो में है तो ब्रिज बैलेंस है और गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो और आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर शो हो तो आप चेक कर लो एक बार कि वो पी वाई क्यू और आर बाई एस के रेशियो में तो है नहीं। अगर होंगे तो आप बीच वाले रेजिस्टेंस को आप मिस कर दीजिएगा क्योंकि वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 3 को एक शॉर्ट रिवाइज कर लिया और चैप्टर 3 में एक बार ओवरव्यू पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।